जब चारों तरफ काला अंधेरा छा जाए, जब चारों तरफ काला अंधेरा छा जाए, रोशनी की कोई किरण नजर भी ना आए, तो पूछना खुद से क्यों चल रहा था तू। तो पूछना खुद से क्यों चल रहा था तू। और अगर जवाब दिल को छू जाए तो एक बार फिर उठना और चल देना, और तब तक ना रुकना जब तक मंजिल ना मिल जाए। मेरे प्यारे मित्रों, हम सबको अपने जीवन में भी यही करना चाहिए। मुसीबत की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए। खुद से सवाल करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और यदि जवाब हौसला बढ़ाने वाली मिले, जवाब दिल को छू जाने वाली मिले, तो उठकर फिर से पुनः प्रयास के लिए, पुनः अनंत प्रयास के लिए चल पड़ना चाहिए। और तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती है। इसी के साथ मैं जॉनी कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हो रहा हूं मनोविज्ञान के 2018 के ऑब्जेक्टिव को लेकर। आपकी 12th की एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो इस बार हमने आपके लिए ऑनलाइन क्लास की भी व्यवस्था की है। तो इस बार हम पुनः जो है ऑनलाइन के नए वर्ष में ऑनलाइन के नए क्लास के साथ उपस्थित हो रहे हैं। मनोविज्ञान 2018 का ऑब्जेक्टिव। आइए हम लोग साइकोलॉजी 2018 के ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। हम आपको ऑब्जेक्टिव इस तरह से हल कराने का प्रयास करेंगे कि आपको जो है वह याद हो जाए और अगले एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट जो है वो सुंदर हो, अच्छा रिज़ल्ट हो। चलिए सवाल नंबर 1 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। पहला ऑप्शन है वुड एंड वुड के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सेलोवे के द्वारा, सेलोवे तथा मेयर के द्वारा, तीसरा है गोलमैन के द्वारा, चौथा है जेम्स बॉन्ड के द्वारा। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन, देखिए फ्रेंड्स, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन जो है वह सेलोवे तथा मेयर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया। सेलोवर तथा मेयर के द्वारा, सेलोवे तथा मेयर के द्वारा करवाया गया। ठीक है, किसका। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रतिपादन किया गया वो सेलोवे तथा मेयर के द्वारा कराया गया। सेलोवे तथा मेयर के द्वारा। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन सेलोवे तथा मेयर। सवाल नंबर 2 है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। पहला है लिकर्ट, दूसरा है गिलफोर्ड, तीसरा है थर्स्टन और चौथा है गार्डनर। प्राथमिक मानसिक योग्यता, ठीक है ना, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है वह थर्स्टन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था। थर्स्टन के द्वारा। ठीक है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। थर्स्टन ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर आपका गौ जो है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मास्लो, दूसरा है रोजर्स, तीसरा है फ्रायर, चौथा है युंग। ठीक है ना, किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। पहला है मास्लो, दूसरा है योजर्स, तीसरा है फ्रायर और चौथा है युंग। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो आपका सही हो जाएगा मास्लो। ठीक है, किसने आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया। मास्लो ने किया। ठीक है ना, आत्मसिद्धता की अवधारणा, आत्मसिद्धता की अवधारणा जो है वह मास्लो ने प्रस्तुत किया था। मास्लो ने, ठीक है ना,
आत्मसिद्धता की अवधारणा मास्लो ने आपको प्रस्तुत किया था। सवाल नंबर 4 है, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? एक मनोग्रंथि, दूसरा आद्य प्रारूप, तीसरा पर्सोना और चौथा एनिमा। सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सामूहिक अचेतन जो है, सामूहिक अचेतन, ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो क्या है आपका? एक है मनोग्रंथि, दूसरा है आद्य प्रारूप, तीसरा है पर्सोना और चौथा है एनिमा, ठीक है ना। तो सामूहिक अचेतन जो है ना, वो सामूहिक अचेतन कहलाता है आपको आद्य प्रारूप। क्या कहलाता है? आद्य प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है? आद्य प्रारूप कहलाता है, ठीक है ना। चलिए हम 5 नंबर के सवाल पर चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ख हो गया। 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया? ख हो गया, ठीक है ना। 5 नंबर का सवाल है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता होती है, ठीक है। स्नायुविक दुर्बलता, निद्रा व्याघात, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी, इनमें से कोई नहीं। सवाल है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो विशेषता है, इनमें से क्या होती है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो विशेषता होती है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अपर्याप्त भोजन से वजन में कमी हो जाती है, ठीक है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो विशेषता, एनोरेक्सिया नर्वोसा के वजह से जो है क्या होता है, अपर्याप्त भोजन होने लगता है और भोजन कम जो है शरीर खाने लगता है, और इससे क्या होता है कि आदमी का वजन जो है वह घट जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक जो रोग है, यह यदि किसी को हो जाए, ठीक है ना, मानसिक रोग किसी को यदि इस तरह का हो जाए, तो वह अपर्याप्त भोजन जो है वह ठीक से नहीं करने लगेगा। इससे क्या होगा, उसके शरीर में जो है वजन की कमी होने लगेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका गो आपका सही हो गया। 6 नंबर सवाल है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है? विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप, ठीक है ना। मतलब कि विचार यदि विरोध हो जाए, विचारों में यदि अंतर आ जाए, ठीक है ना, किसी की प्रेरणा से यदि कष्ट हो जाए, ठीक है ना, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों का जो विरोध परस्पर संबंध है, यदि उसमें यदि विरोध होने लगे, ठीक है ना, उद्देश्य के आधार पर यदि आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने लगे, तो इस तरह से जब क्या कहते हैं मानसिक स्थिति बनती है, मानस पटल में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, तनाव की स्थिति बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको द्वंद्व बोलते हैं, या फिर तर्क बोलते हैं, या फिर कुंठा बोलते हैं, या फिर दमन बोलते हैं? तो जब विचारों का परस्पर विरोध होने लगे मानस पटल में, जब मानस पटल में जो है दूसरे के प्रेरणा से जो है चोट पहुंचने लगे, तो उस समय में मानसिक स्थिति जो है वह द्वंद्व कहलाती है। मानस पटल में द्वंद्व चलता है कि क्या किया जाए, अगला का बात, अगला का विचार, मतलब सामने वाले का विचार माना जाए या नहीं माना जाए, वो हमारे अनुसार अनुकूल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब जो तनाव उत्पन्न होती है हमारे मानसिक पटल में, वह क्या कहलाती है? वह द्वंद्व कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वंद्व। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप, ठीक है ना। मतलब कि विचारों में भेद, विचारों में भेद के वजह से, ठीक है ना, प्रेरणाओं में भेद के वजह से जो मानसिक तनाव होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे द्वंद्व। क्या बोलेंगे? उसको द्वंद्व बोलेंगे, ठीक है ना। 7 नंबर का सवाल है,
पर्यावरण के, तो इसका आंसर आपका आंसर नंबर क आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर नंबर आपका क इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं है? पर्यावरण के संदर्भ में कौन कथन सही नहीं है? पहला कथन है, पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से होता है। दूसरा है, पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से होता है। तीसरा है, पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है। और चौथा है, पर्यावरण से तात्पर्य उपर्युक्त सभी पहलुओं से होता है। तो देखिए, पर्यावरण किसे कहते हैं, पहले इस बात को हम जान लेते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण मतलब क्या? परिजोड़ आवरण, ठीक है ना, परिजोड़ आवरण। परि मतलब क्या? परि मतलब होता है आपको चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर होता है हमारे, तो ठीक है ना, तो चारों ओर का जो आवरण कहलाएगा, चारों ओर का जो क्या कहलाएगा? आवरण, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है, ठीक है ना। तो अब सवाल है कि हमारे चारों ओर क्या है? पर्यावरण से तात्पर्य हमारे चारों ओर जो है वह जिस चीज को हम देख और छू पाते हैं वो आपका भौतिक हो जाता है, ठीक है ना। हमारा समाज का वातावरण सामाजिक वातावरण हो जाता है। सांस्कृतिक वातावरण, हमारा जो कल्चर है, संस्कृति जो हमारी है वो जो है सांस्कृतिक वातावरण हो गई, ठीक है ना। तो हमारे पर्यावरण में हमारे चारों ओर यह भौतिक चीज भी मिलता है, सामाजिक भी मिलता है और सांस्कृतिक भी मिलता है। कहने का यह मतलब है कि उपर्युक्त सभी पहलू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है वह घ सही हो जाएगा। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? तो इसका जो है हमारे पर्यावरण का अर्थ जो है वह भौतिक वातावरण भी है, सामाजिक वातावरण भी है, सांस्कृतिक वातावरण भी है। तो पर्यावरण से हमारा तात्पर्य है उपर्युक्त तीनों, भौतिक भी, सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी। चलिए, ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका घ इसका सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 8 नंबर में, कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता? कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? पहला है तीव्रता, दूसरा है पूर्वानुमेयता, तीसरा है नियंत्रण योग्यता और चौथा है क्रमबद्धता। कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो कोलाहल की विशेषता में क्रमबद्धता को शामिल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही है, ठीक है। अगला सवाल है, अंत्योदय का क्या उद्देश्य है? अंत्योदय योजना जो हमारे समाज में चलता है, पंचायतों में, ठीक है ना, उसका उद्देश्य क्या है? पहला है गरीब व्यक्तियों से गरीबों के लिए धन मांगना, दूसरा है गरीबों को मेडिकल मदद करना, तीसरा है गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। इनमें से कोई नहीं, यह आपका चौथा ऑप्शन है, ठीक है। तो अंत्योदय जो है ना, यह पहला ऑप्शन क्या है? धनी व्यक्तियों से गरीब के लिए धन मांगना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे पंचायत में ऐसी कोई योजना नहीं है, ठीक है ना, जो कि गरीब अमीर से लेकर गरीब को दिया जाए, ठीक है ना, गरीब को दिया जाए। जो सरकार ऐसी योजना बनाएगी, मेरे अंदाज से अगली बार वो जीतेगी नहीं, ठीक है ना, हमारी मानसिकता ऐसी है, ठीक है ना। तो इसलिए गरीब कोई भी अमीर व्यक्ति जो है वह गरीब के लिए धन, कोई भी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतम अमीर व्यक्ति जो है वह गरीब के लिए धन खर्च करना, वो किसी के लिए धन खर्च करना उचित नहीं समझते हैं, अपने धन को रखना चाहते हैं सुरक्षित। तो धनी व्यक्तियों से गरीबों के लिए धन मांगना ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। गरीबों को मेडिकल मदद करना, जी नहीं, गरीबों को मेडिकल मदद करने का जो है अंत्योदय योजना में इस चीज को नहीं है, इस चीज को नहीं लिया गया है, ठीक है ना। गरीबों की संपन्नता को स्तर को बढ़ाना, ठीक है ना, गरीब, ये आपका सही आंसर है। गरीब की जो संपन्नता स्तर है ना, गरीब का जो गरीब लोग जिस लेवल में जीते हैं ना, उस लेवल को ऊपर उठाना, ऊंचा उठाना, उस लेवल में प्रोग्रेस लाना, ये अंत्योदय योजना का उद्देश्य है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ग जो है वह सही हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 10 नंबर के सवाल में, सामान्य अनुकूलन संरक्षण या GAS, ठीक है ना,
सामान्य अनुकूलन संरक्षण या GAS, देखिए आपको GAS, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? सामान्य अनुलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि GAS जो है ना, इसका आप जो है फुल फॉर्म भी याद करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। जनरल, ठीक है ना, जनरल एडेप्टेशन, ठीक है ना, एडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है ना। हो सकता है कि कहीं आपको यह ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि GAS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो है इसका फुल फॉर्म होता है। कहीं आपको पूछ दिया तो 1 नंबर आपको यहाँ तो निश्चित ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल है कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के संप्रत्यय को, ठीक है ना, किसने प्रस्तुत किया था? मतलब कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण का जो कंसेप्ट है ना, GAS का जो कंसेप्ट है, उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो पहला ऑप्शन इसका है जिम्बार्डो। पहला ऑप्शन क्या है इसका? जिम्बार्डो। दूसरा है हंस सेलिए, तीसरा है मार्टिन सेलिगमैन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य अनुकूलन संरक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था? इसके कंसेप्ट को, GAS के कंसेप्ट को किसने प्रस्तुत किया था? इसका जो ऑप्शन है वह आपका गौ नंबर का ऑप्शन, हंस सेलिए साहब ने GAS के संप्रत्यय को, कंसेप्ट को प्रस्तुत किया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है ना, और इससे आपका एग्जाम का तैयारी जो है वह रेगुलरली होता रहेगा। दोस्तों, हम आज इस नववर्ष में जो है 4 तारीख है आज, तो हम पहला क्लास ले रहे हैं। चूंकि हमारे हाथ में मोच आ गई थी, मैंने फेसबुक पर जो है अपना पोस्ट भी किया था कि मेरे हाथ में मोच आ गई है, इस वजह से 1-2 दिन क्लास बंद रहेगी, ऑनलाइन क्लास हमारी। तो इसके लिए हमें बहुत खेद है कि हम 1-2 दिन नहीं, आज चौथा दिन है और चौथा दिन हम आपका क्लास ले रहे हैं, तो माफ़ करिएगा मित्रों। कह लीजिए दुर्भाग्य था, हमारे हाथ में मोच आई और हम लिख नहीं पा रहे थे, इस वजह से हम आपके सामने उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। हालांकि हाथ में अभी भी प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा कम हुआ है, इस वजह से हम आपके सामने उपस्थित आज हुए हैं साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मांग थी, ठीक है ना, कि सर साइकोलॉजी का जो है ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाया जाए सर, तो मैंने साइकोलॉजी का लिया है। ज्योग्राफी और होम साइंस का भी जो है लगातार कमेंट आ रहा है। मैं उन सभी बंधुओं को कहना चाहता हूं कि अब रेगुलर क्लास होगी और सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का सवाल है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने? संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट, ठीक है ना, कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट तो सभी समझते होंगे लेकिन संप्रत्यय नहीं समझते होंगे, तो संप्रत्यय का आप समझ लीजिए कि कंसेप्ट हुआ, ठीक है ना। हमारा जो समझ है ना, समझ को और अधिक विकास जो है करना, यही कह सकते हैं कंसेप्ट, इसी को आप कह सकते हैं। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय कंसेप्ट किसने प्रस्तावित किया? मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया, ठीक है ना। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन का संप्रत्यय कंसेप्ट किसने प्रस्तावित किया? पहला ऑप्शन आपका है मोहम्मद सुलेमान, दूसरा ऑप्शन है SM मोहसिन और तीसरा ऑप्शन है आपका फ्रिट्ज हाइडर और चौथा है मैस्लो, ठीक है ना। 11 नंबर का सवाल है और ऑप्शन नंबर A इसका मोहम्मद सुलेमान है, ऑप्शन नंबर B इसका SM मोहसिन है, ऑप्शन नंबर C इसका फ्रिट्ज हाइडर है, ऑप्शन नंबर D इसका मैस्लो है, ठीक है ना।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एस एम मोहसिन। ठीक है ना, मनोवृत्ति में संतुलन या POX का कंसेप्ट जो है एस एम मोहसिन ने दिया था। ठीक है, आप इसको सिंपली ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, आपको मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया याद रहे ना रहे, आप इसको सिंपली ध्यान में क्या रखेंगे, इसको आप सिंपली ध्यान में रखेंगे। इसको आप सिंपली ध्यान में रखेंगे POX। ठीक है ना, POX का कंसेप्ट किसने दिया, एस एम मोहसिन ने दिया, एस एम मोहसिन ने दिया। ठीक है, 12 नंबर का सवाल है कि इसका ऑप्शन नंबर आपका ख सही हो गया। ठीक है ना, ख नंबर का ऑप्शन सही हो गया। 12 नंबर का सवाल है परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। परामर्श, परामर्श मीन्स व्हाट। ठीक है ना, काउंसलिंग। ठीक है ना, काउंसलिंग का जो उद्देश्य है वह क्या होता है। काउंसलिंग क्या होता है पहले आप समझ रहे होंगे। काउंसलिंग मतलब जो होता है, जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद जब हम एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो हमको वो अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ बुलाता है। ठीक है ना, हमारे डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, तो उस टाइम में वही आपका काउंसलिंग होता है। उस टाइम में बहुत कुछ सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना, उनके पूछने का अर्थ होता है हमारी जो मानसिकता है उसको, उसका स्टैंडर्ड वो जानना चाहते हैं कि हम किस मानसिकता के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है। तो एक है विकासात्मक, दूसरा है निरोधात्मक, तीसरा है उपचारात्मक और चौथा है इनमें से सभी। ठीक है ना, तो इसका जो है उद्देश्य क्या होता है। काउंसलिंग का उद्देश्य ये होता है कि हमारी मानसिकता के स्तर को वो जांचते हैं कि हम किस तरह की मानसिकता के लोग हैं और हमें किस तरह के क्लास की जरूरत है, किस तरह के ट्रेनिंग की, किस तरह के समझ लीजिए क्लास की जरूरत है। तो इसका जो आपका है वो है पहला है विकासात्मक। ठीक है ना, मतलब कि हमारे अंदर जो विकास होने का जो दर है, ठीक है ना, वो कितना कम या कितना ज्यादा है। ठीक है ना, निरोधात्मक, ठीक है ना, किसी चीज को नकारने की, ठीक है ना, जो हमारे अंदर है, ठीक है ना, वो क्या है, कितना कम है या कितना ज्यादा है। ठीक है ना, और उपचारात्मक दर हमारे अंदर क्या है। ये तीनों चीज जो है परामर्श का उद्देश्य होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वह हो जाएगा आपको डी नंबर का इनमें से सभी। अब है 13 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण, GAS, कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण, अभी तुरंत पढ़े हैं, सामान्य अनुकूलन संलक्षण का कंसेप्ट के बारे में यहां पे देख लीजिए। सामान्य अनुकूलन का जो है आपको सामान्य अनुकूलन संलक्षण का कंसेप्ट किसने प्रस्तुत किया। मैंने आपको बताया था कि वो आपका जो है हंस सेल्ये ने किया। तो यहां पे अब क्या है, हंस सेल्ये ने किया। तो यहां पे अब सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है वह सामान्य अनुकूलन GAS का एक चरण नहीं है। ठीक है ना, GAS का एक चरण इसमें कौन सा नहीं है। एक है चेतावनी प्रतिक्रिया, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है सहनशीलता और चौथा है परिश्रांति। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS का चरण नहीं है, इस बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इसका चेतावनी प्रतिक्रिया, दूसरा है प्रतिरोध, तीसरा है सहनशीलता और चौथा है परिश्रांति। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा देखिए सामान्य अनुकूलन संलक्षण में सहनशीलता जो है ना, ये चरण नहीं है, सहनशीलता का चरण जो है इसमें नहीं है। ठीक है ना, 14 नंबर, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। ठीक है ना, थर्स्टन का एक और सवाल अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, शायद 2 नंबर का सवाल था, वो था कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे सवाल है क्या कहते हैं 14 नंबर में, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। तो पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो है वह इसका सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। ये एक क्वेश्चन आप जो है पढ़ चुके हैं अभी, थर्स्टन ने दिया था। ठीक है ना, अब इसमें है कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। बुद्धि में कितने
प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो है वह उपस्थित होती है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात हो रही है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, हाउ मेनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस, ठीक है ना। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 7, ठीक है ना। थर्स्टन के अनुसार 7 मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है बुद्धि में। बुद्धि में कितने मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, हाउ मेनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस, तो अकॉर्डिंग टू थर्स्टन देयर आर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में, बुद्धि में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। तो अब है 15 नंबर का सवाल, किसने आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया? आदर्श सकारात्मक आदर, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड, अनकंडीशनड आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय किसने दिया? कंसेप्ट ऑफ अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड का कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट ऑफ अनकंडीशनड पॉजिटिव रिगार्ड किसने दिया? आदर्श सकारात्मक आदर का संप्रत्यय किसने दिया? पहला ऑप्शन है फ्रायड, दूसरा है मैकीनले, तीसरा है रोजर्स और चौथा है एडलर, ठीक है ना। किसने आदर्श? रोजर्स ने, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोजर्स, ठीक है ना। रोजर्स जो है इन्होंने ही आदर्श सकारात्मक आदर का कंसेप्ट जो है वह किसने दिया था? गौ नंबर हो जाएगा ऑप्शन, रोजर्स ने दिया था, ठीक है। 16 नंबर का सवाल है, निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है? बुलिमिया विकार किस बारे में बात हो रही है? बुलिमिया विकार के बारे में बात हो रही है। निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है, ठीक है ना। 1 नैतिक विकार, 2 भावात्मक विकार, 3 चरित्र विकार, 4 भोजन विकार। निम्नांकित में कौन बुलिमिया विकार है, ठीक है ना। तो बुलिमिया विकार इसमें जो है ना वो है आपका भोजन विकार, ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति में भोजन संबंधित विकार आ जाता है, जब किसी व्यक्ति में भोजन संबंधित जो है माने परेशानी आ जाती है, जब कोई व्यक्ति भोजन ठीक से नहीं कर पाता है, तब उसको कहा जाता है बुलिमिया विकार। क्या कहा जाता है? बुलिमिया विकार कहा जाता है, बुलिमिया डिसऑर्डर, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलिमिया डिसऑर्डर? मोरल डिसऑर्डर, अफेक्टिव डिसऑर्डर, कैरेक्टर डिसऑर्डर एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ईटिंग डिसऑर्डर इज द बुलिमिया डिसऑर्डर, ठीक है ना। ईटिंग डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? बुलिमिया डिसऑर्डर बोलते हैं। सवाल नंबर 17 जो है इसमें आपका है, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराना, ठीक है ना। सामान्य प्रक्रिया, देखिए सामान्य प्रक्रिया, इसको असामान्य रूप से इसको बार बार दोहराना जो है यह क्या कहलाता है? दुर्भीति या फिर आतंक विकृति या फिर सामान्यीकृत दुश्चिंता या फिर मनोग्रसित बाध्यता, ठीक है। देखिए सीधी सी बात है, सामान्य प्रक्रिया को यदि असामान्य रूप से बार बार दोहराया जाए तो फालतू बात हो गई। मन से जो विकृत होगा अर्थात मनोग्रसित बाध्यता इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मन से जो विकृत होगा, ठीक है ना, मनोग्रसित बाध्यता, मन के विकार से ग्रसित लोग ही सामान्य बात को बार बार असामान्य रूप से दोहरा सकते हैं। इस प्रकार की व्याधि को मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ, मनोग्रसित बाध्यता, मनोग्रसित बाध्यता, ठीक है, मनोग्रसित बाध्यता कहलाता है बार बार दोहराने की प्रक्रिया असामान्य रूप से सामान्य चीज को,
ठीक है ना, सामान्य प्रक्रिया को, ठीक है ना, अ जनरल एक्ट ऑफ अ पर्सन व्हिच इज रिपीटेडली डन मेनी टाइम्स इन एन अनयूजुअल वे विल बी नोन एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, सवाल नंबर 17 का सवाल ऑप्शन नंबर घ आपका सही आंसर आ जाएगा। 18 नंबर का सवाल है मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है इनमें से किन से? ठीक है ना, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा, ठीक है ना, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है किससे? युग से, फ्रायड से, मैस्लो से, एडलर से। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा जो है यह किन से संबंधित है? युग से, फ्रायड से, मैस्लो से या फिर एडलर से? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा फ्रायड से संबंधित है। फ्रेंड्स, मेरे आंसर बताने से पहले यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में जाकर के आप अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, और आप उसके बाद चेक भी कर सकते हैं। जब हम बोलेंगे आपको तुरंत चेक भी हो जाएगा कि आपने सही कहा या गलत कहा, ठीक है ना। वीडियो आपको यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपका ऑन हो जाए और अगले बार जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है, और आपकी एग्जाम की तैयारी धुआंधार होती रहे, ठीक है ना। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रेगुलरली लाते हैं आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट के तैयारी को लेकर के, ठीक है ना, आते हैं। तो आइए हम लोग 19 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? सेवार्थी केंद्रित, ठीक है ना, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, ऐसी चिकित्सा, ठीक है ना, जो सेवा अर्थ पर केंद्रित हो, ठीक है ना, किसने किया? फ्रायड, मास्लो, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। तो रोजर्स का एक और क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के पास हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है ना, था कि किसने आदर्श सकारात्मक आदर, ठीक है ना, आदर्श सकारात्मक आदर का कंसेप्ट किसने दिया? आदर्श सकारात्मक आदर का कंसेप्ट किसने दिया, ठीक है ना। वहां पर आपको मैंने बताया था कि आदर्श सकारात्मक आदर का कंसेप्ट जो है वह रोजर्स ने दिया है, ठीक है। अब यहां पर भी एक सवाल आया है, इसका भी आंसर रोजर्स ही होगा। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया, ठीक है ना। तो रोजर्स जो है, रोजर्स, इसके बारे में मैंने आपको अभी दो बात बताया। एक बात मैंने बताया कि आदर्श, ठीक है ना, आदर्श सकारात्मक आदर, ठीक है, आदर्श सकारात्मक आदर, ठीक है, इसको जो है किसने, इसका आदर्श सकारात्मक आदर का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? रोजर्स ने किया। अब एक है सेवार्थी केंद्रित, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन जो है किसने किया? तो रोजर्स के बारे में आपको दो बातें मालूम हो गई। एक आपको हो गई आदर्श सकारात्मक आदर और दूसरा सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, ठीक है। इसका भी ऑप्शन नंबर आपका जो है ग सही हो जाएगा। रोजर्स सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? रोजर्स ने किया। आदर्श सकारात्मक आदर जो है, आदर्श सकारात्मक आदर जो है, इसका सिद्धांत भी रोजर्स ने दिया। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा का सिद्धांत भी रोजर्स ने दिया, ध्यान में रखेंगे आप। अब है पतंजलि का नाम संबद्ध है। पतंजलि का नाम जो है वह इनमें से किससे रिलेटेड है? परामर्श से या फिर मनोचिकित्सा से या फिर योग से या फिर स्वप्न विश्लेषण से, ठीक है। पतंजलि का नाम दोस्तों कौन नहीं जानता है आज के समय में? पतंजलि का नाम कौन नहीं जानता है, ठीक है। पतंजलि का नाम, बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता है, ठीक है, बाबा रामदेव को, ठीक है। पतंजलि का जो है, अब मैंने
इस समय में जो सबसे मुख्य है चेयर जिनके पास है वो कौन है? बाबा रामदेव है। ठीक है, पतंजलि को जो है पतंजलि का नाम इसमें बाबा रामदेव किस चीज़ का योगी हैं? ठीक है ना, बाबा रामदेव जो है किस किस वजह से जाने जाते हैं? परामर्श के वजह से, या फिर मनोचिकित्सा की वजह से, या फिर योग के वजह से, या फिर स्वप्न विश्लेषण की वजह से। तो बाबा रामदेव को पूरा वर्ल्ड जानता है, ठीक है ना, योग के वजह से। ठीक है, योग के वजह से। ठीक है, और पतंजलि भी रिलेटेड है योग के वजह से। ठीक है ना, पतंजलि का नाम जो संबंध है वह योग से है। कौन नहीं जानता है, बहुत प्रचलित चीज है ये, फेमस है, और बीबीआई सवाल भी है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पतंजलि का नाम किससे संबंध है? योग से संबंध है। अगला सवाल 21 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? निम्नांकित में कौन सा कथन सही है? मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है। देखिए, मनोवृत्ति सदा स्थिर नहीं होती है, मनोवृत्ति बदलते रहती है और सेकंड में बदलती है। गलत है ये। ठीक है, इनमें निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका 1 नंबर का गलत है क्वेश्चन है। दूसरा है मनोवृत्ति अर्जित होती है। हाँ भाई, मनोवृत्ति जो है वह अर्जित होती है, मतलब हमारे मन में हमारा जो चल रहा है, हमारे मन का जो विचार है, ठीक है ना, हमारा जो विचार है, ठीक है, वह जो है दूसरे से, सामने वाले से बदल सकती है। सामने वाले के विचार को सुनकर हमारा विचार बदल सकता है, मतलब सामने वाले का विचार हम ले सकते हैं। तो मनोवृत्ति जो है वह अर्जित किया जा सकता है, कमाया जा सकता है मनोवृत्ति। तो ये सही लग रहा है हमको। ठीक है, दूसरा है मनोवृत्ति जन्मजात होती है। नहीं, देखिए, मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती है, क्योंकि जो है जन्म के समय में जो मन की वृत्ति होती है, और 10 वर्ष के बाद मन की वृत्ति जो होगी, और 20 वर्ष के बाद जो मन की वृत्ति होगी, 40, 50, 60 मरण तक मनोवृत्ति जो है वह बदलती रहती है। तो फिर मनोवृत्ति जन्मजात कैसे हो सकती है? आपका यह ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, यह ऑप्शन भी आपका गलत था। मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है? बिल्कुल नहीं। मनोवृत्ति और भावना एक समान कैसे हो सकती है? मन में विचार कुछ और हो रहा है, ठीक है, और हमारी भावना जो है वह दूसरे तरह की है। हमारी भावना मान के चलिए निर्मल है, ठीक है, और मन में विचार काटने का हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों समान होगा कभी? क्या समान होगा कभी? क्या समान होगा? नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं होगा, समान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ख जो है वह सही हो जाएगा। मनोवृत्ति अर्जित होती है, ये सही है। बाद बाकी आपका तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन प्रीजुडिस आर 3, 5, 2, 4। पूर्वाग्रह में प्रीजुडिस मतलब पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या होती है कितनी? 3, 5, 2, 4। पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या 3 होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, पूर्वाग्रह में घटकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है ना, 3 घटक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क सही है। 23 नंबर, मनावृत्तियों के निर्माण पर, मनोवृत्ति लिखना होगा, ठीक है ना, मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक के भूमिका पर बल दिया। मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक के भूमिका पर बल दिया किसने? बंडूरा ने, मीड एंड बेनेडिक्ट ने, सिन्हा ने, इंस्को एवं नेल्सन ने। मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक के भूमिका पर बल दिया। किसने बल दिया? मीड एंड बेनेडिक्ट ने दिया। ठीक है, मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक के भूमिका पर बल दिया मीड एंड बेनेडिक्ट ने। अगला सवाल, परिवार समूह है, परिवार समूह है, प्राथमिक समूह या फिर संदर्भ या फिर द्वितीयक समूह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परिवार जो है वह प्राथमिक समूह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का सवाल, समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में विभाजित किया किसने? ठीक है ना, समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में किसने विभाजित किया?
मैकाइवर ने या फिर कुले ने या फिर मीड ने या फिर WG समनर ने। 25 नंबर का सवाल, समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में, ठीक है ना, किसने विभाजित किया? कूले ने विभाजित किया, ठीक है ना, कूले ने विभाजित किया, ठीक है, समूह को, ठीक है, दो भागों में, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक समूह, ठीक है ना, द्वितीयक समूह, ठीक है ना। समूह को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में किसने विभाजित किया? कूले ने समूह को दो भागों में विभाजित किया। कूले ने समूह को दो भागों में विभाजित किया। एक रहा आपका प्राथमिक और दूसरा रहा आपका द्वितीयक। चलिए 26 नंबर, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? अभी कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा था? परिवार कैसा समूह है? परिवार कैसा समूह है? मैंने कहा प्राथमिक समूह है। अब यहां पे आ रहा है 26 नंबर का सवाल, कह रहा है कि दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत आप रखेंगे, ठीक है ना। तो दो व्यक्तियों का जो समूह है वह भी आपका प्राथमिक समूह में ही आएगा। 27 नंबर सवाल, किसी व्यक्ति के उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है। किसी व्यक्ति के उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य की बेहतर निष्पादन कहलाता है। मतलब कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति में कोई विशिष्ट कार्य, किसी व्यक्ति के सामने में कोई विशेष कार्य का बेहतर निष्पादन, कोई विशेष कार्य को बेहतर ढंग से जो है प्रस्तुत करना, ठीक है ना, क्या कहलाता है? सामाजिक सुकड़ीकरण, ठीक है, सामाजिक श्रमावनयन, परोपकारिता या फिर आज्ञा पालन। किसी व्यक्ति के उपस्थिति में किसी विशेष कार्य को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना है, ठीक है ना, बेहतर ढंग से कर देना है। किसी व्यक्ति के सामने में किसी विशेष कार्य को बहुत बेहतर ढंग से कर देना है। इसको क्या बोलेंगे? इस क्रिया को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सामाजिक सुकड़ीकरण। क्या बोलेंगे? सामाजिक सुकड़ीकरण। सामाजिक सुकड़ीकरण किसको बोलेंगे? किसी व्यक्ति के सामने किसी विशेष कार्य को बेहतर ढंग से, ठीक है ना, संपन्न कर देना, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? सामाजिक सुकड़ीकरण बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कितना में था? ए में था, ठीक है ना, क में था। ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको आप इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार कौशल जो है यह कैसी प्रक्रिया है? मुखोन्मुख वार्तालाप, मतलब मुख के सामने मुख, ठीक है ना, आमने सामने वार्तालाप, ठीक है ना, आमने सामने वार्तालाप। एक बात, दूरभाष वार्तालाप, देखिए दूरभाष वार्तालाप जो है वह आमने सामने नहीं हुआ, ठीक है ना। दूरभाष वार्तालाप मतलब एक आदमी दिल्ली में है, दूसरा आदमी पटना में है, ठीक है ना, और वहां से बात कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा है प्रश्नावली भरना, मतलब प्रश्न की सूचियों को भरना। और चौथा है अनुसूची की प्रक्रिया, मतलब सूची बनाना। तो साक्षात्कार कौशल एक प्रक्रिया है। साक्षात्कार कौशल जो है वह मतलब इंटरव्यू जो होता है वह, पहले तो आप ऐसे ही समझ लीजिए इंटरव्यू कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए प्रश्नावली भरना, ये जो है प्रश्नावली भरना, ये आपका एग्जाम है। ये आपका क्या है? एग्जाम है। आप जिसको एग्जाम बोलते हैं वो वही आपका प्रश्नावली भरना है, ठीक है ना। दूरभाष वार्तालाप, ठीक है ना, देखिए इंटरव्यू जो है ना दूरभाष पर नहीं होती है इंटरव्यू, ठीक है ना। अनुसूची की प्रक्रिया, ठीक है ना, दूरभाष पर इंटरव्यू नहीं होती है। आजकल दूरभाष पर होती है वीडियो कॉलिंग के जरिए, ठीक है ना, तो वो आपका वीडियो कॉलिंग भी मुखोन्मुख वार्तालाप हो गया, ठीक है ना। तो
आपका जो है दूरभाष वार्तालाप, यह आपका जो है इंटरव्यू नहीं है ये, ठीक है ना। साक्षात्कार कौशल प्रक्रिया दूरभाष वार्तालाप नहीं है आपका। अनुसूची प्रक्रिया ये भी आपका नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जो है प्रश्नावली भरना तो एग्जाम ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका क सही हो जाएगा। साक्षात्कार कौशल प्रक्रिया जो है वह मुखोन्मुख वार्तालाप है, आमने सामने वाला वार्तालाप है। 29 नंबर का सवाल है, संचार के संबंध में कौन सही है? संचार के संबंध में कौन सही है? विच वन इज ट्रू इन रिलेशन टू कम्युनिकेशन? विच वन इज ट्रू, कौन सही है इन रिलेशन टू कम्युनिकेशन, संचार के संबंध में? विच वन इज ट्रू इन रिलेशन टू कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस, कम्युनिकेशन इज डायनामिक, कम्युनिकेशन इज रिवर्सिबल, कम्युनिकेशन इज इंटरैक्टिव। सवाल है संचार के संबंध में कौन सही है। पहला सवाल है संचार सतत होता है, कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूअस, संचार सतत होता है। कम्युनिकेशन इज डायनामिक, संचार गत्यात्मक होता है। कम्युनिकेशन इज रिवर्सिबल, संचार का स्वरूप पलटावी होता है। और कम्युनिकेशन इज इंटरैक्टिव, संचार का स्वरूप अंतर सक्रिय होता है। संचार के संबंध में इनमें से कौन सही है ये आपको बताना है। तो संचार जो है वह संचार के संबंध में इसमें जो है संचार या सतत होता है, यह गलत है। संचार सतत नहीं भी हो सकता है, कट भी सकता है। कम्युनिकेशन कट भी सकता है, वह कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता है। संभव नहीं है यार, संभव नहीं है संचार कम्युनिकेशनली होगा, कारण कि वो मैकेनिज्म पर आधारित है, और मैकेनिज्म जो है कंटिन्यूअसली कोई भी चीज करे, यह संभव नहीं है, कभी भी गड़बड़ा सकता है। संचार सतत नहीं हो सकता है, ठीक है। अब संचार गत्यात्मक होता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन जो है गत्यात्मक होता है। संचार मतलब संचार जो है वह आपको गत्यात्मक मतलब गति, संचार में गति होती है, ठीक है ना। तो संचार में गति होती है, किसी भी भावना का यदि संचार समाज में करना हो तो वहां पर संचार गत्यात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो लेकिन यहां पे क्या है कि समाज की ऐसी कोई बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां पर कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो कम्युनिकेशन जो है केवल भावना का नहीं होता है, बहुत सारे चीजों का कम्युनिकेशन होता है। तो ये आपका सही नहीं है। अब संचार का स्वरूप पलटावी होता है, कम्युनिकेशन का जो स्वरूप होता है वह पलटावी होता है। चौथा ऑप्शन है संचार का स्वरूप अंतर सक्रिय होता है, ठीक है। तो संचार का जो स्वरूप होगा वह पलटावी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ग इसका सही होगा। 30 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन प्रेक्षण कौशल संबंधित नहीं है? कौन सा प्रेक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं प्रेक्षण के, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रेक्षण है जो कौशल से संबंधित नहीं, मतलब जिससे कौशल का विकास नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक है धैर्यपूर्वक प्रेक्षण करना, दूसरा है धैर्यपूर्वक परीक्षण करना, ठीक है। दोनों देखते हैं कि सॉरी यहाँ परीक्षण है वहाँ प्रेक्षण है। धैर्यपूर्वक प्रेक्षण करना, दूसरा है धैर्यपूर्वक परीक्षण करना, तीसरा है नैतिकता का पालन करना, चौथा है समानुभूति। तो प्रेक्षण जो है इसका प्रेक्षण कौशल से संबंधित, इसमें समानुभूति नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर घ आपका सही है। निम्नलिखित में साक्षात्कार के कौन अवस्था नहीं है? इंटरव्यू का कौन सा अवस्था नहीं है? प्रारंभिक तैयारी, इंटरव्यू से पहले प्रारंभिक तैयारी होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू का साक्षात्कार का अवस्था है। प्रश्नोत्तर काल, इंटरव्यू में प्रश्नोत्तर काल आता है कि नहीं है? क्वेश्चन आंसर का आता है कि नहीं आता है? आता है, ठीक है। ये भी आपका अवस्था है। इसके बाद समापन की अवस्थाएं, साक्षात्कार की समापन होती है या नहीं होती है? होती है। संबंध बनाने की अवस्थाएं, साक्षात्कार में एक ही तो काम नहीं होता है संबंध बनाने वाला, ठीक है ना। आपका दादा है, आपका फूफा है, आपका फुआ है, जो भी हो, आपका कोई भी हो, इंटरव्यू इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में किसी तरह का संबंध नहीं बनाने का कोई बात नहीं है। संबंध बनाने की अवस्था जो है इंटरव्यू में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या है? घ सही है। घ, संबंध नहीं बनाया जाता इंटरव्यू के दौरान। निम्नलिखित में कौन अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? अनुवांशिकता और पर्यावरण। आनुवांशिकता मीन्स हुआ वह गुण जो हमारे माँ पिताजी से मेरे में आता है, हमारे में आता है। और पर्यावरण का अर्थ हो गया वह गुण जो हमको पर्यावरण से मिलता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल
अंतःक्रिया का परिणाम आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है ना, विचार या फिर मस्तिष्क या फिर अनुभव या फिर बुद्धि। ठीक है ना, तो देखिए विचार, मस्तिष्क और अनुभव। मस्तिष्क जो है यह आपको यहां पे है कि निम्नलिखित में कौन आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के सहयोग से क्या मन विकसित होता है। ठीक है ना, तो दोनों के सहयोग से आपका जो है विचार जैसे है, तो विचार जो है यह पर्यावरण से आता है। हमारे आसपास में रहने वाले लोग के संसर्ग में जो हम रहते हैं, तो वहां से हमारा विचार हम डेवलप होता है। मस्तिष्क जो है यह भी आपको पर्यावरण, हमारे आसपास के चीजों को देख करके ही हमारा मस्तिष्क विकसित होता है। ठीक है, एक बच्चे को यदि जंगल में रख दिया जाए तो उसका मस्तिष्क जो है वह जंगली जानवर के तरह जो है डेवलप होने लगेगा। अनुभव जो है यह हमारा क्या होता है, अनुभव यह हमारा पर्यावरण के आधार पर ही हमको अनुभव मिलता है। ठीक है, अब सवाल है यहां पे कि बुद्धि क्या होता है। सवाल यहां पे है बुद्धि क्या होता है। तो बुद्धि जो है यह आनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है और पर्यावरण के वजह से भी डेवलप होता है। ठीक है ना, आनुवांशिकता जो है या जैसे माने कि पिताजी यदि मान के चलिए आपके बहुत तेज तरार थे पढ़ने में, ठीक है, तो उस चीज का जो प्रभाव है वह बच्चों में भी आ जाता है। ठीक है, सोचने की क्षमता जो है वह पिताजी से बच्चों में आती है। ठीक है, और बुद्धि जो है वह पर्यावरण अपने आसपास में देख करके भी बुद्धि जो है विकसित होता है। तो क्या आप कहने का मतलब हो गया, बुद्धि आपका सही आंसर हो जाएगा। यह आनुवांशिक और पर्यावरण का जटिल अंतःक्रिया है। ठीक है, 33 नंबर का सवाल, दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। मतलब हम अपने मन में जो दबाव उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहा जाता है। भौतिक दबाव, पर्यावरणीय दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है, हम अपने मन में जो दबाव उत्पन्न करेंगे मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। ठीक है, 34 नंबर का सवाल, निम्न में कौन समूह संरचना के घटक नहीं है। सवाल अब अंतिम चरण की ओर है मेरे मित्रों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप निश्चित ही लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद साइकोलॉजी हो चुका है आपका, अब ज्योग्राफी आने वाला है, फिर आपका होम साइंस आएगा, फिर आपका हिस्ट्री आएगा, फिर साइकोलॉजी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, होम साइंस आएगा। इस तरह से आपको जो है हम ऑब्जेक्टिव आपको देते रहेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का तैयारी इस बार बहुत मायने रखेगा फ्रेंड्स एग्जाम में, इसलिए क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव की संख्या दोगुनी हो रही है। जितना ऑब्जेक्टिव आपको पिछला बार पूछा गया था इस बार उसका दोगुना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। मतलब कि 100% जो है आपको अलग से मिल रहा है। ठीक है, मतलब यदि 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 35 क्वेश्चन है इसमें, 35 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 70 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, ठीक है, 70 में से 35 ही मारना है। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, मेरे विचार से इस बार आपको ऑब्जेक्टिव की बहुत सुंदर तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और इस तैयारी को लेकर के हम बहुत सतर्क हैं। आपको आपकी तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, हम आपकी अच्छी तैयारी करवा देंगे 12th क्लास की। ठीक है ना, तो आप यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। इससे आपका नोटिफिकेशन ऑप्शन जो है वह ऑन हो जाएगा, और जब भी हम आगे से वीडियो कोई डालेंगे उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और
वीडियो आप देख लेंगे, आपके एग्जाम की तैयारी करने में हमारे तरफ से मदद हो जाएगी। ठीक है, आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 34 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना के घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन समूह संरचना के घटक नहीं है? पहला है भूमिकाएं, दूसरा है प्रतिमान, तीसरा है प्रतिष्ठा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन समूह संरचना के घटक नहीं है? पहला है भूमिकाएं, दूसरा है प्रतिमान, तीसरा है प्रतिष्ठा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन समूह संरचनात्मक, मतलब समूह संरचना का घटक नहीं है? ठीक है ना, इसमें भूमिका है, ना प्रतिमान है, प्रतिष्ठा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं जो है समूह संरचना का घटक ना भूमिका है, ना प्रतिमान है, ना प्रतिष्ठा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से कौन मनोचिकित्सा का प्रकार है? मनोचिकित्सा का प्रकार कौन है? तो मनोगत्यात्मक चिकित्सा सही है। ठीक है, व्यवहार चिकित्सा सही है, अस्तित्व परक चिकित्सा ये भी सही है, मतलब कि उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, इनमें से कौन मनोचिकित्सा के प्रकार हैं? तो मनोगत्यात्मक चिकित्सा जो है आपका, मनोगत्यात्मक चिकित्सा जो है, व्यवहार चिकित्सा, अस्तित्व परक चिकित्सा और अस्तित्व परक चिकित्सा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपका तीनों इसमें सही आंसर है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का आपका आंसर नंबर घ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, घ इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जो है यह 2018 का साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव था यह। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और पूछे जाने वाले सवाल थे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वीडियो को पूरा देखना चाहिए, और यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम यदि हो रही होगी किसी क्वेश्चन में तो आप उस क्वेश्चन के पास दोबारा जा करके वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। ठीक है, आपको लाभ निश्चित ही होगा। हम आपके लिए तैयारी जो है बहुत सुदृढ़ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा पहुँचे इसके लिए, ठीक है, समझने लायक वीडियो आपके पास पहुंचे, इसके लिए हम बहुत सुदृढ़ तैयारी जो है कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम जो भी क्वेश्चन का तैयारी आपको करवाएं वह क्वेश्चन का आंसर आपको याद ही रह जाए। इस तरह से मैं उसका विश्लेषण करके आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या बोले थे, होम साइंस को लेकर के नहीं, पहले ज्योग्राफी को लेकर के मिलते हैं। ठीक है ना, ज्योग्राफी का पहला एक मॉडल सेट आपको ज्योग्राफी का हम करवा देते हैं, उसके बाद हम आपको होम साइंस का मॉडल सेट करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी का मॉडल सेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।